हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। आज का अपना टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 18, जिसमें देखने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, बेगर्स मेथड। और इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखने वाले हैं जो डायरेक्ट जेई एडवांस मतलब आईआईटी में आ सकते हैं, और जेई मेंस में अगर टफ क्वेश्चन आए तो यहाँ से आ सकते हैं। तो देखिए, यदि आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में दिक्कत आ रही है और ये तो टफ क्वेश्चंस को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं या कैसे सोचते हैं, और यहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए बाकी देखो, जीरो टू आईआईटी लो, बिल्कुल बेसिक से शुरू हुआ था ये टॉपिक, और अब एडवांस लेवल पे जा रहे हैं इस वीडियो में, है ना। और इसके साथ आपको डीपीपी रहता है, उसका दिक्कत या लेक्चर में दिक्कत तो उसके लिए लाइव क्लास रहता है। इसका डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वे ऑफ थिंकिंग, इस प्रॉब्लम सोचना कैसे, तो वो अपन यहाँ पे देखते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो बहुत अच्छे से पहले इसके लेक्चर सब देख लियो, तभी ये देखो तो मज़ा आएगा। तो देखो, पहला क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस। इस वाले इक्वेशन के नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो देखो, इस बार क्या बोला है, नॉन इंटीग्रल का मतलब तो इसका वैल्यू 0 1 2 3 इस वाले। तो इस इक्वेशन के नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन मतलब इक्वल टू होता तो अपन कर लेते सर, वो तो बेगर्स मेथड था विदाउट एनी कंडीशन। पर यहाँ इक्वल टू नहीं है बच्चे, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू। इसका क्या मतलब है, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू इधर 20 होगा और उससे लेस होगा। 19 हो सकता है, 18 हो सकता है, 17 हो सकता है, और कितना हो सकता है, कम से कम कितना हो सकता है, 0। क्यों? क्योंकि तीनों के तीनों नॉट नेगेटिव है ना भाई, तो नेगेटिव तो नहीं हो सकता। तो तीनों का सम क्या क्या आ सकता है, x प्लस वाई प्लस जेड, इसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है, इधर 0 और 1, या तो इसका वैल्यू 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, और कितना आ सकता है 20। इधर ये जो तीनों का सम है वो 0 रहेगा, या 1 रहेगा, या 2 रहेगा, या 20 रहेगा। मतलब और आ रहा है के बीच में, इधर दिस और तो ये हो सकता है। अब देखो, एक्स वाई जेड नॉन नेगेटिव है, मतलब कोई कंडीशन नहीं। एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू होल नंबर है, तो कोई कंडीशन। तो पहला वाला केस क्या है, अगर x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 0 रहा, तो मतलब 0 को इन 3 बैगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है क्या, विदाउट कंडीशन। तो 3 बैगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 2 यहाँ पे 2 r-1 प्लस 0, तो 0। यहाँ पे क्या करना है, इस वाले में प्लस क्यों आ गया, क्योंकि और किस गया प्लस, और यहाँ एक को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 में। तो देखो, 3 लोगों में करना है, तो 2 और 2, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस का, प्लस यहाँ क्या आएगा C2, और ये 2 प्लस 2। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, और ये 20 प्लस 2C2। तो ये आ गया अपना, ये आंसर आ गया। देखिए, ये आंसर आ गया 2C2 प्लस 3C2 प्लस 4C2 प्लस 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 22C2। तो ये अपना आंसर आ गया। क्लियर है? तो ये अपना आंसर है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए या तो इसका वैल्यू निकाल लेना, डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेना, छोटा सा आएगा सीक्वेंस सीरीज का यूज करके, या फिर अपन इसको, एक अच्छा क्वेश्चन है ये बाइनोमियल थ्योरम का, बीटी का, तो उससे निकाल सकते हैं। उसमें एक होता है पास्कल ट्रायंगल फॉर्मूला। तो पास्कल ट्रायंगल फॉर्मूले को यूज करने के लिए इसको मैं 3C3 लिख देता हूँ। 2C2 का वैल्यू भी 1 था, इसका वैल्यू भी 1 है, और आप जानते होंगे अगर आपने बाइनोमियल किया है तो ये 3C2 प्लस 4C2। तो अब ये पास्कल ट्रायंगल फॉर्मूला अपन यहाँ पे लगा पाएंगे। होता क्या है, अगर इन दोनों को मिलाओगे, ऊपर वाला सेम है, नीचे वाले में एक का डिफरेंस है, तो क्या होता है, ऊपर वाला एक बढ़ जाता है, और नीचे वाले में बड़े वाला आ जाता है। फिर इन दोनों में लगाओगे तो भी सेम आएगा। मैं देखो, इन दोनों में लगाया 4C3, और ये काम किसका है, बाइनोमियल थ्योरम का। यहाँ पे कितना आ जाएगा 5C3। पर जब इसके साथ होगा यहाँ 2 है ना, जब इसके साथ पास्कल ट्रायंगल फॉर्मूला लगेगा तो ऊपर वाला एक बढ़ जाएगा, तो 23C, और नीचे बड़ा वाला आ जाएगा। देखो, नीचे तो 3 आ जाएगा, तो इसलिए 3। तो ये इसका आंसर है। ये कहां से आया है बच्चे, बाइनोमियल थ्योरम में एक टॉपिक का नाम है पास्कल ट्रायंगल फॉर्मूला, उसकी हेल्प से अपन ये लिख पाए। अदरवाइज कोई, देखो ये नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, ये अलग चीज है, ये बाइनोमियल थ्योरम है, वहां अपन देखेंगे इसको तो समझ में आ जाएगा। बस अपने को ये समझ में आना चाहिए। एक तरीका तो ये था, इसी प्रॉब्लम को मैं दूसरे तरीके से कैसे सोच सकते हैं वो देखो।
यहाँ क्या किया कि x प्लस वाई प्लस जेड में एक या तो अपन ने 0 डिस्ट्रीब्यूट किया, या तो एक ऑब्जेक्ट, या तो दो ऑब्जेक्ट, या तो 20। तो मैं ये बोल सकता हूं क्या, मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 20 अलाइक ऑब्जेक्ट्स, 20 अलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं, पर डिस्ट्रीब्यूट कितने करने हैं, कितने भी कर सकता हूं। देखो 0 भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, एक भी, तो अब ऑब्जेक्ट आपके पास 20 है, पर आप डिस्ट्रीब्यूट कितने भी कर सकते हो। मतलब 0 डिस्ट्रीब्यूट कर दो, मतलब अपने पास रख सकते हो, या ऐसे बोल दो डिस्ट्रीब्यूट करने गया, कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने थे, 3 लोगों में, और कितने भी कर सकते थे, मतलब एनी नंबर ऑफ, कितने भी नंबर आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे इनमें से, मतलब 0 1 2 3 4 जो आपकी मर्जी आएगी। तो इस काम को आप कैसे करें, तो देखो क्या करो, एक डम्मी वो ले लो, बेगर ले लो, या ऐसे मान लो अपनी सेटिंग वाला बेगर ले लो, अपनी सेटिंग का बेगर। तो मतलब अगर इन 3 लोगों को मान लो आपको 0 देना हो, तो बचे हुए ऑब्जेक्ट किसको दे देना, उसको डम्मी वाले वेरिएबल, डम्मी वाले बेगर को दे देना। तो क्या कर रहे हैं अपन, x प्लस वाई प्लस जेड, एक डम्मी वेरिएबल या डम्मी बेगर ले लेते हैं, डम्मी बेगर, डम्मी क्या हो गया, डम्मी, अरे मतलब कुछ वास्तव में कुछ नहीं है, डम्मी अपन ने बेगर ले लिया। उसका काम क्या है कि उसका क्या काम है, मेरे को ये 20 ऑब्जेक्ट्स मान लो, जैसे मान लो इनमें से मेरे को 0 डिस्ट्रीब्यूट करना है, इन 3 में ही तो डिस्ट्रीब्यूट करना था, इनमें अगर मान लो मेरे को 0 डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इस डम्मी को मैं कितने दे दूंगा, 20 दे दूंगा। अगर 0 ऑब्जेक्ट इनमें से डिस्ट्रीब्यूट करना हुआ तो उसके करेस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, इनको तो 0 ही देना है, तो इसके 20 के 20 दे दूंगा। अगर मान लो इन तीनों में मेरे को 1 डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इस डम्मी को 19 दे दूंगा। ऐसे ही मान लो मेरे को इनको 20 के 20 ही डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो मैं इस डम्मी को कितना दे दूंगा, 0। तो कुल मिला के क्या हो गया बच्चे, इस प्रॉब्लम को ऐसे ऐसे अपन ने बनाया कि अच्छा अपन कुछ ऑब्जेक्ट्स अपने पास भी रख सकते हैं, मतलब सभी के सभी ऑब्जेक्ट्स बांटने जरूरी नहीं है। तो फिर अपन ने इस काम को करने का अच्छा तरीका सोचा, या तो बोल दो खुद जाके यहाँ पे बैठ जाओ भाई, तुम अपने पास भी तो कुछ ऑब्जेक्ट्स रख सकते हो, मतलब देना जरूरी नहीं है। या फिर अगर बेगर्स में ऑब्जेक्ट्स बांट रहे हो तो एक ऐसा डमी वेरिएबल ही डाल दो ना अपने नाम का, वहां डमी भिखारी को बिठा दो, मतलब एक्चुअल में ये कुछ भी नहीं, पर ऐसा मान लो कि एक आपके नाम का वहां पे एक डमी बेगर बैठा हुआ है और 3 वो रियल वाले बेगर्स बैठे हुए हैं। अब आपको इन 20 को इनमें विदाउट कंडीशन बांट, तो देखो किसी के पास कितने भी ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, इनमें तो कोई कंडीशन नहीं है, और इस डम्मी के पास भी 0 से लेके 20 तक कुछ भी मिल सकता है। तो मतलब 20 ऑब्जेक्ट्स को इन 4 में, जो 3 तो रियल है और ये एक अपने नाम का, अपनी सेटिंग वाला है ना, तो ये डम्मी बेगर है, वास्तव में कुछ नहीं है, बस अपन ने मान लिया कि अपने को ऑब्जेक्ट नहीं बांटने होंगे तो अपन इसको दे देंगे। तो इसलिए आप क्या करो, 20 को 4 में बांट दो, तो कितना, C3 और ऊपर 3 आ जाएगा प्लस 20, तो ये आ जाएगा देखो 23C3। तो ये कितना अच्छा मेथड हो जाता है इसको सोचने का। और बाकी अपने को पता होना चाहिए, अगर R लोगों में n ऑब्जेक्ट्स को विदाउट कंडीशन डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो यही होता है क्या, R-1 प्लस है। तो इसी मेथड का यूज करने वाले हैं आज पूरे लेक्चर में, बस क्वेश्चंस अच्छे अच्छे होंगे। तो पहला क्वेश्चन खत्म, अच्छे से देखो, ये डमी वाला समझ आया, ये वाला आया, ये वाले में सर ये दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, ये बाइनोमियल का क्वेश्चन, क्लियर है क्या। तो ये बाइनोमियल का क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल अगर समझ में आया तो बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अब अपन आते हैं दूसरे पे, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको भी देखो फीलिंग होना जरूरी है। तो फीलिंग क्या है, एक्स वाई जेड, पहले तो इसको देखते हैं कि इसके इक्वेशन में फाइंड नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशन। एक तो है नेचुरल सॉल्यूशन, दूसरा पार्ट बाद में देखेंगे वो इंटीग्रल। तो इस इक्वेशन के मेरे को नेचुरल सॉल्यूशन चाहिए, मतलब एक्स वाई जेड का वैल्यू यहाँ पे क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर्स। तो मैं ये 430 को देखता हूँ, ये 2 × 216 दिख रहा है मेरे को, और ये 2 × 6 का क्यूब दिख रहा है, दैट इज 2 × 2 का क्यूब × 3 का क्यूब। तो ये है 2 की पावर 4 × 3 का क्यूब, 2 की पावर 4 × 3 का क्यूब, 2 की पावर 4 × 3 का क्यूब। अब इसको देखो, अगर अपन समझने की कोशिश करें कि एक्स वाई जेड इक्वल टू 2 की पावर 4 × 3, इसका अगर सॉल्यूशन लिखने की कोशिश करें इस इक्वेशन के, देखो ऐसे तो सॉल्यूशन लिख ही नहीं सकते थे अपन, अरे एक इक्वेशन 3 वेरिएबल है तो सॉल्यूशन तो निकाल, सोल्व तो कर ही नहीं सकते। तो फिर इसने क्या पूछ लिया कि नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशंस, कि इसके कितने नेचुरल, मतलब
अरे पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने आएंगे, तो वो पूछ लिया। तो वो निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो ऐसा रहा होगा क्या, एक टाइम की x का वैल्यू 1 होगा, y का वैल्यू 1 होगा, तो ये पूरे के पूरे इसके पास से चले जाएंगे, या z का वैल्यू ये, x का वैल्यू ये, y का वैल्यू ये भी एक सॉल्यूशन है क्या। या फिर एक दुआ इसके पास आ गया और इसके पास कुछ नहीं आया, इसके पास एक ही आया और बाकी बचे हुए इसके पास चले गए। या फिर ऐसा भी हो सकता है 2 की पावर 4 इसके पास आ गया, 3 की पावर 3 ये ले गया और ये बच गया, मतलब इसके पास 1 आ गया, कुछ भी नहीं आया मतलब 1 आ गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है 1 2 इसके पास है, 1 2 इसके पास है और 1 2 इसके पास, मतलब इसके पास 2 दुए बच गए और 3 की पावर 3 इसके पास आ गए। या फिर इसके पास 3, इसके पास 3, इसके पास 3 इंटू इसके 2 की पावर। तो यही सॉल्यूशन है क्या। अगर अपन नेचुरल सॉल्यूशंस की बात करें तो क्या हो रहा है, ये जो 2 और 3 है ये इन्हीं में बट ही रहे क्या। इसको थोड़ा और अच्छा देखें तो देखो ये 2 है, ये 2 कितने 2 हैं, एक्चुअल में 4 2 है क्या, एक्चुअल में 4 दुए हैं क्या, यहाँ पे 4 2s है, तो ये किसी के भी पास जा सकते हैं क्या। देखो भाई इसमें क्या है, चारों दुए इसके पास है, इसमें क्या 1 2 इसके पास है, 3 इसके पास है, इसमें क्या चारों इसके पास है, इसमें क्या इसके पास 1 इसके पास, इसके पास 2 है, मतलब ये 4 जो 2 जाए हैं अपने, इसको इसमें डिस्ट्रीब्यूट ही करना है क्या। ऐसे ही 3 की कहानी है, ये 3, इसको 3 को अपन क्या लिख दें, 3 3 3 3 3। तो देखो क्या हुआ कि नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशंस, ये जब नेचुरल सॉल्यूशंस आप लिखोगे तो क्या होगा, ये दुआ इनमें से किसी के पास तो जाएंगे या। तो मतलब ये 4 अलाइक ऑब्जेक्ट्स है, 4 अलाइक ऑब्जेक्ट्स है, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है कितने में, इन 3 में। यही तो 3 लेंगे, या तो x के पास जाएगा ये, या तो y के पास, या तो z के पास। तो 4 अलाइक ऑब्जेक्ट्स है, इनको 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और वो भी विदाउट एनी कंडीशन। डिस्ट्रीब्यूट करना है विदाउट एनी कंडीशन, क्योंकि कोई कंडीशन नहीं है, दुआ कहीं पे भी जा सकता है, दुआ कहीं पे भी जा सकता है, ये 2 है कहीं पे भी जा सकता है। ऐसे ही इनको भी क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये 3 अलाइक है, इनको डिस्ट्रीब्यूट। तो अपना काम क्या बच्चे कि देखो अगर आपको नेचुरल सॉल्यूशन चाहिए तो पहले इन 2 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कितने लोगों में, 3 लोगों में। तो कितने 2 हैं, 4, कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना, 3, तो 3 में करना है, तो यहाँ 3 - 1 2, और किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, 4 अलाइक ऑब्जेक्ट्स। कितने ऑब्जेक्ट्स है, 4 अलाइक, तो 4 इनटू, अभी तो 2 डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, काम पूरा कब हो जाएगा, जब 3 भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 3 डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, तो वही कितने हैं, 3 अलाइक ऑब्जेक्ट्स है, 3 अलाइक ऑब्जेक्ट्स है, 3 अलाइक ऑब्जेक्ट्स को 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट। तो सी देखो 2 और 2, भाई 3 लोग है तो 3 - 1 3 - 1, कितने को करना है, 3 को। तो यार बस इसको निकाल लेना, ये क्या है, 6c2 इंटू 5c2, 6c2 कितना है, 6 5, तो 15 इंटू ये कितना आएगा 10, तो 150। तो 150 इसका आंसर है। तो इस क्वेश्चन को बस अपने को थोड़ा सा ये अलाइन करना है कि ये बेगर्स मेथड से होगा, फिर काम बन जाएगा। कि अपन ने देखा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, उसके बाद देखा अच्छा इनको डिस्ट्रीब्यूट ही तो करना है इन 3 लोगों में, ये 3 लोग बैठे हैं इधर, इनमें इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, खत्म। तो ये काम हो सकता है। अब नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। इंटीग्रल सॉल्यूशन और नेचुरल सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस होगा, यहां तो सबके सब ऑब्जेक्ट्स पॉजिटिव थे क्या, मतलब सबके सब एक्स वाई जेड पॉजिटिव थे। बस इंटीग्रल में क्या हो सकते हैं, एक्स वाई जेड इंटीजर है तो इंटीजर का मतलब पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी। पर देखो एक्स वाई जेड में से कोई जीरो तो होगा नहीं, क्योंकि जीरो होगा तो इसका प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा। इसलिए एक्स वाई जेड जो थे, एक्स वाई जेड, बस इसमें दूसरे में क्या है, ये कुछ ये बटेंगे तो इतने, पर इंटीजर बोला, इंटीजर का मतलब पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो इसलिए एक तो वो कहानी जब तीनों ही पॉजिटिव हो तो इसका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है क्या कि तीनों में से कोई 2 नेगेटिव हो जाए तो प्रोडक्ट फिर भी पॉजिटिव आ जाएगा। जैसे ये दोनों नेगेटिव हो गए, या फिर ये और ये नेगेटिव हो गया, या फिर ये पॉजिटिव है ये दोनों नेगेटिव, तो देखो प्रोडक्ट तो फिर भी पॉजिटिव आ जाएगा। या आप बोलोगे तुम तीनों ही नेगेटिव हो जाए, तो तीनों नेगेटिव तो प्रोडक्ट भी नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए ये तो काम नहीं करेगा, ये तो काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब है इंटीजर सॉल्यूशन वाले केस में क्या देखने वाले हैं कि सर इसमें पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं एक्स वाई जेड, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। बस अगर देखो तीनों पॉजिटिव हुए तो तीनों पॉजिटिव, तो यही केस था क्या,
तो इन्हीं को डिस्ट्रीब्यूट करना था क्या, इन्हीं को डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो कितने पेज आ गए यहाँ पे 150, ये 150 पेज, यहाँ पे कितने पेज आएंगे बच्चे, देखो डिस्ट्रीब्यूट तो इन्हीं को करना है क्या, डिस्ट्रीब्यूट तो इन्हीं को करना है, तो वेज कितने आएंगे 150। बस इस टाइम क्या करना है, जो x का वैल्यू आया उसके पहले एक माइनस लगा देना, जो y का वैल्यू आया उसके पहले एक माइनस लगा दो, उसका एक ही वे होगा। देखो ध्यान से देखना, एक्स वाई जेड इन्हीं को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बस यहाँ पे दो एक्स और वाई वाली वैल्यूज हैं जो पहले वाले में आई थी, उन पे माइनस का वैल्यू पुट कर देना, मतलब उनको ऐसे मान लेना ये माइनस के, या माइनस लगा दोगे। तो कितने वेज आएंगे इसमें भी 150, और इसमें भी कितने 150, और इसमें भी कितने 150, तो टोटल वेज कितने आ गए बच्चे 156 है। तो यहाँ से, तो अगर आपको इंटीग्रल सॉल्यूशन की बात करना है तो इतना सा देख लेना कि वहां पे क्या आ सकता है, साइन का बस देखना है, बाकी तो देखो डिस्ट्रीब्यूट तो उतने ही तरीके से होंगे 150 से। अब तुम साइन को कितने टाइप से चूज कर सकते हो, यहाँ पे प्रोडक्ट कैसा आना चाहिए था पॉजिटिव, इसलिए 2 पॉजिटिव 3 वाला नहीं काम करेगा, क्लियर है। थोड़ा सा देखने की कोशिश करो, ये भी एक अलग वेरिएशन है इसका। हाँ ये बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। 15% आर सिटिंग इन ए रो, 15% एक रो में बैठे हैं। फाइंड नंबर ऑफ ईयर्स सेलेक्टिंग 5% सच दैट नो 2 कंसेक्यूटिव पर्सन्स आर सेलेक्टेड। 15% बैठे हुए हैं, उनमें से 5% को उठाना है, कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नहीं, तो नो 2 आर कंसेक्यूटिव। तो अब यहाँ पे बिठाना नहीं है बच्चे, उठाना है। तो इसका 3-4 मेथड मैं आपको बता सकता हूँ, पर मैं नहीं बताऊंगा, और जो मेथड आपको आते हैं उनसे इसके अगला क्वेश्चन ट्राई कर लेना, तब समझ में आ जाएगा मैं वो क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि ये क्वेश्चन कर लोगे तो अगला गलत कर दोगे, तो इसलिए मैं वो मेथड नहीं बता रहा। बस आपको जो मेथड आ रहा है उससे अगला ट्राई कर लो, वो हो जाए तो आपका मेथड बिल्कुल सही है, और नहीं हो तो मतलब मेथड इसके लिए तो सही है पर उसके लिए नहीं मिल गया तो फिर दिक्कत है ना। मतलब एक ही चीज 2 बार क्यों करें, तो बाकी ठीक है उस मेथड से भी अपन कर सकते हैं। बाकी देखो इसका मैं एक मेथड बता रहा हूँ, 15 क्वेश्चन बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 वैसे कितने परसेंट उठाने अपने को 5। लेट सपोज मैंने एक ये उठाया, एक ये उठाया, एक ये उठाया, एक ये उठाया, एक ये उठाया। अब कंडीशन क्या है कि आप जो 5% उठा रहे हो पास वाले नहीं उठा सकते, कंसेक्यूटिव नहीं उठ जाने चाहिए। तो मैंने मान लिया कि इससे पहले कितने परसेंट बच गए x1, मैंने ये पहला पर्सन उठाया, उससे पहले कितने परसेंट बच गए x1, और इन दोनों के बीच में कितने बच गए x2। ये तो मैं उठा रहा हूं 1 2 3 4 5%। इससे पहले कितने परसेंट छोड़ दिया मैंने x1, इसके बाद में इन दोनों के बीच में x2, इन दोनों के बीच में x3 छोड़ दिए, इन दोनों के बीच में x4, इन दोनों के बीच में x5, और इधर कितने छोड़ दिए x6। तो देखो 5% उठाए, तो ये बोल दूंगा कि इनके पहले भी कुछ बचे होंगे, इन दोनों के बीच में कुछ, इन दोनों के बीच में, इन दोनों, तो ये बचे हुए पर्सन है, ये इनके बीच में बचे, ये इनके, तो इनका सम क्या आएगा बच्चे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6, इन पर्सन का सम कितना आएगा 10। क्यों, टोटल 15 थे, उनमें से आपने 5 तो उठा ही लिए ना भाई, 5 उठा लिए तो कितने बचे 10। अब ध्यान से देखो, इस अगर ये इक्वेशन अपने पास बन गई तो अब तो अपन नहीं राजा है, और अपन राजा है। अब तो इतनी देर क्वेश्चन था, अब तो अपन राजा है कि इससे पहले इतने परसेंट बचे इसके आगे। तो अब देखो x1 का मान क्या क्या हो सकता है, x1 कैन बी 0, x1 का मान 0 भी हो सकता है। क्यों, इधर कोई पर्सन ना छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है, पहले पर्सन को उठा लो, अरे उसको चक लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला पर्सन ले सकते हो आप, मतलब इधर कितने भी पर्सन, तो 1 2, x1 का मान कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 जो भी। x2 का मान क्या 0 हो सकता है क्या, अगर इन दोनों के बीच में कोई भी पर्सन नहीं रहा, 0 का मतलब कोई भी पर्सन नहीं रहा, तो ये तो पास वाले हो गए ना। अगर x2 का मान 0 रख दिया तो ये तो पास वाले हो जाएंगे। ऐसे ही x3 का मान 0 रख दिया तो ये तो पास वाले आ जाएंगे ना, पर्सन जो आपने उठाए हैं वो पास वाले हो जाएंगे। ऐसे इसका वैल्यू 0 नहीं रख सकते, इसका तो मतलब x2 ये 0 नहीं हो सकता, मतलब कहां से शुरू होगा 1 2 3 ऐसे। और ये सेम कहानी किसके लिए, x3 x4 x5 के लिए। तो ये कहानी किसके लिए, x6 और x1 भी 0 हो सकता है भाई, लास्ट पर्सन उठा लो कोई दिक्कत नहीं है। और ये कहानी किसके लिए, x3 x4 x5। तो ये देखो ये कंडीशन है इनमें कि x1
और ये 6, ये तो 0 भी हो सकते हैं, 1 भी 2, इन पे कोई कंडीशन नहीं है। पर x2 x3 x4 x5 ये क्या 0 नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि 0 हो गए तो ये पास पास वाले पर्सन उठ जाएंगे, इसलिए इनको एक एक देना पड़ेगा। तो कितने बचे 6। अब इन 6 को विदाउट एनी कंडीशन बांट दो, इन 6 को विदाउट एनी कंडीशन डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो कितने लोग हैं 6, तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 5, और कितने को बांटना है 6। यही आंसर है, ठीक है बच्चे। तो ये है, अपन ने इस क्वेश्चन को कैसे कर लिया, बेगर्स मेथड से। और इस मेथड से इसलिए कि अपन इस टाइप की प्रॉब्लम्स को ऐसे ही मेथड से करेंगे। बाकी इसके लिए बता चुका हूँ मैं, गैप मेथड से आप कर सकते हो, पर अगला क्वेश्चन नहीं होगा तो इसलिए मैं नहीं बता रहा। तो ये बात ठीक है। और एक और भी तरीका, उससे भी मैं कर सकता हूँ, सर्कल को काट, मतलब इसको भी अपन, तो वो भी नहीं बता रहा। ये बात समझ में आती है, तो ठीक है आगे चलो। अब अपन करते हैं, सेम प्रॉब्लम है, 15 पर्सन आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल। इस बार 15 पर्सन कैसे बैठे हैं, एक सर्कुलर टेबल के चारों ओर बैठे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 पर्सन बैठे। इनमें से 5 उठाना है। इस बार क्या पंगा है कि वही बात है, नो टू कंसेक्यूटिव पर्सन, मतलब कोई भी दो साथ साथ वाले पास पास वाले पर्सन को नहीं उठाना। तो मैंने बोला एक यहाँ से उठा, एक यहाँ से उठा, एक यहाँ से उठाया, एक यहाँ से उठाया, एक यहाँ। तो मुझे ये बताओ, फिर मैंने बोला इन दोनों के बीच में कितने पर्सन छूट गए, मतलब यही मैंने ये पहला पर्सन उठाया, तो इन दोनों के बीच में कुछ पर्सन तो छोड़ने पड़ेंगे मेरे को, एक भी छोड़ सकता हूँ, 2 भी, क्यों? क्योंकि इसके अगला ये तो नहीं उठा सकता, तो इसलिए x1 यहाँ बचे, x2 यहाँ बचे, x3 यहाँ बच के, x4 यहाँ बच के, x5 इन दोनों के बीच में बच गए। ये क्या देखो, पहला पर्सन उठाया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, तो इनके बीच में कुछ पर्सन छूट गए यहाँ पे, इनके बीच में, इनके बीच में, इनके बीच में और इनके बीच में। तो बच्चे बताओ, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, इसका वैल्यू कितना आएगा? 10 आएगा। या 15 थे, 5 तो उठा लिया आपने, तो इनका बच्चा 10। अब देखो x1 का मान क्या 0 रख सकते हो आप? नहीं, तो ये पास पास वाले पर्सन ही उठ जाएंगे। और ऐसे ही इसका मान भी 0 नहीं, इसका मान भी 0 नहीं, इसका मान भी 0 नहीं, इसका मान, मतलब सबको एक एक तो देना ही पड़ेगा यार। तो कितने बच्चे? 5। अब ये 5 को इसमें बना कंडीशन बांट दो, कितने तरीके आएंगे? 5 को विदाउट एनी कंडीशन बांट दो, तो 5 ही लोगों में बांटना है, तो 4 और ये 4 प्लस कितने को बांटना है? 5 को, तो 9c4 वेज है कि मैं इनको विदाउट कंडीशन बांट दूंगा। अब ये है सर्कल, तो यहां पे क्या प्रॉब्लम कि यहां पे कोई स्टार्ट पॉइंट ही नहीं होता, यहां पे कोई स्टार्ट पॉइंट ही नहीं होता। देखो जब आप लाइन में कर रहे थे बच्चे, तो आपने इधर छोड़ दिया, जैसे मान लो इधर 2 पर्सन छोड़ दिए, इन्होंने, आपने बोला इधर 2 पर्सन छोड़ देना, तो मैं समझ जाऊंगा कि इधर से 2 पर्सन छोड़ के तीसरा पर्सन उठाना है मेरे को। इसमें एक स्टार्ट पॉइंट था, तो मतलब पहला ये, दूसरा ये, ऐसे हो गया। पर इसमें क्या है बच्चे, सर्कल में कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ही नहीं, तो ये तो हुआ गैप सिलेक्शन, ये जो हुआ है ये तो गैप सिलेक्शन है, मतलब गैप का सिलेक्शन। मुझे ये तो पता चल गया कि पहले और दूसरे पर्सन के बीच में मुझे कितने पर्सन्स को छोड़ना है, पर ये नहीं पता चला इनमें कि पहला पर्सन है कौन सा। तो इसके लिए मेरे को पहला पर्सन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो 9c4 इंटू में पहले पर्सन को, कितने पर्सन थे? 15, तो 15 में से एक सेलेक्ट कर लूंगा, तो ये है फर्स्ट पर्सन का सिलेक्शन, पहले पर्सन का सिलेक्शन कर लिया, तो ये तरीके हो जाने चाहिए, पर क्योंकि ये गोल है तो कुछ तो और गोल है। अब देखो बच्चे, अब दिक्कत क्या है, आपने पहले पर्सन को भी सेलेक्ट कर ली, गैप भी सेलेक्ट कर लिए। पहले पर्सन को आपने सेलेक्ट करा, मान लो इसको आपने पहला पर्सन बोल दिया, इसको आपने दूसरा बोल दिया, इसको तीसरा, इसको चौथा, इसको पांचवा। तो ये एक तरीका हो गया क्या कि मैंने इसको पहला सेलेक्ट किया, तो ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये छठवा, मतलब ये 5 पर्सन। तो ये एक तरीका हो गया। अब आपने बोला कि ये पहला पर्सन अगर मैं ये सेलेक्ट कर रहा हूं, तो ये एक मेरा सिलेक्शन का भी है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप इसको पहला पर्सन सेलेक्ट करते, उस टाइम कभी ना कभी सेम टाइम मैंने ये पहला सेलेक्ट किया तो ये 5 पर्सन आए, कभी एक बार ऐसा भी आएगा जब
इसको आप पहला सेलेक्ट, मतलब इसको पहला पर्सन सेलेक्ट कर रहे होंगे, तो उस टाइम ये दूसरा पर्सन, ये तीसरा पर्सन, ये चौथा पर्सन और ये पांचवा पर्सन बन के आ सकता है। भाई x1 x2 x3 के मान तो कुछ भी हो सकते हैं, तो कुछ भी हो सकते हैं, तो जब आप पहले पर्सन को ये सेलेक्ट करोगे तब इसके साथ ये आ सकते हैं, और जब पहला पर्सन आप ये सेलेक्ट करोगे तब दूसरा तीसरा ये इसके साथ आ सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर मैं पहला पर्सन इसको सेलेक्ट करता हूं तो भी यही 5 लोग आते हैं, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं तो भी यही 5 लोग आते हैं, और अगर मैं इसको पहला पर्सन सेलेक्ट करता हूं इसको, तो भी कौन से 5 लोग आएंगे, यही 5 लोग आएंगे। ये फिर से एक तरीका ऐसा आएगा ना जिसमें यही 5 लोग उठ रहे होंगे। ध्यान से सुनना, एक तरीका ऐसा आएगा जब मैं इसको पहला सेलेक्ट करूंगा फिर मैं इन 5 पर्सन को चूज करूंगा, क्योंकि बाकी कैसे भी आ सकते हैं, इसलिए जब इसको पहला पर्सन सेलेक्ट करेंगे तब भी यही एक तरीके में ये 5 पर्सन आएंगे, और एक बार मैं इसको भी पहला पर्सन सेलेक्ट करूंगा तो मेरे पास यही 5 लोग, एक बार मैं इसको भी पहला पर्सन सेलेक्ट करूंगा बच्चे को, तो भी यही 5 लोग आ सकते हैं। इसका मतलब इन 5 लोगों को उठाने के 5 तरीके काउंट हो गए यहाँ पे। एक तरीका जब पहला इसको लिया, दूसरा इसको लिया, तो मतलब 5 ऐसे वेज हैं जो इसमें काउंट हो चुके हैं। जैसे गैप सिलेक्शन, पहले पर्सन को सेलेक्ट किया तो कौन सा पहला पर्सन ले रहे हैं इनमें से उसका भी फर्क पड़ रहा है। मतलब अगर मैं इसको पहला लेता तो ये 5 लोग आएंगे, इसको पहला लेता तो भी ये 5 लोग आ सकते हैं, इसको पहला, तो मतलब कि 5 टाइम्स काउंट हो गए इसमें, तो इसका डिवाइड करना पड़ेगा 5 का। तो ये आपका एक चला। दो सर्कल में गोल है, देख लो गोल है, ये हो कि और काउंटिंग हो गया, इसलिए इसका डिवाइड करना पड़ेगा अपने को टू रिमूव और काउंटिंग, और काउंटिंग को रिमूव करने। ये गैप सिलेक्शन, ये पहले पर्सन का सिलेक्शन है, और ये टू रिमूव ओवर काउंटिंग। अब इस क्वेश्चन को तुम इतने ध्यान से पढ़ो कि आपको पता चले कि किया क्या मैंने। 15 पर्सन को बिठाया, फिर गैप का सिलेक्शन, वो तो बहुत सिंपली आप कर सकते हो, गैप सिलेक्शन। अब सर्कल है तो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, तो मैंने पहले पर्सन को सेलेक्ट करना पड़ेगा, पहले पर्सन को सेलेक्ट करा, फिर डिवाइड बाई वो 5 बार कि मैंने इसको पहला लिया तो वो सेम ही आ रहे थे, इसलिए 5 से डिवाइड कर दिया। इसी क्वेश्चन का दूसरा फॉर्मेट अब आपके सामने आने वाला है। सेम टू सेम पर्सन, यहाँ 15 पर्सन थे और 5 लोग उठाना था, और कोई भी 2 पास वाले नहीं। अब देखो ये, तो ये क्या है बच्चे, ध्यान से पढ़ो इसको, ध्यान से पढ़ो। यूजिंग द वर्टिसेस ऑफ 15 साइडेड पॉलीगन, पेंटागन्स आर फॉर्म्ड सच दैट none of whose sides coincide with those of polygons. Find number of such polygons. इस बार क्या बोला है इसने कि 15 साइड वाला पॉलीगन है, 15 साइड वाला पॉलीगन है, और इसके 5 वर्टिसेस को चूज करके क्या बनाने हैं बच्चे, क्या बनाना है अपने को, अपने को पेंटागन्स बनाने। तो उन दोनों की कोई भी साइड कंसाइड नहीं करनी चाहिए, कोई भी साइड एक जगह नहीं आ जानी चाहिए। तो देखो वो कब कंसाइड करेंगे, मान लो पेंटागन के लिए आपने एक शीर्ष ये चूज कर लिया, एक शीर्ष ये चूज कर लिया, एक शीर्ष ये चूज करा, एक शीर्ष ये चूज करा, एक शीर्ष ये चूज कर लिया, मान लो यहाँ पे इसका एक शीर्ष है, तो ऐसा 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 ही पेंटागन बना गया। ये पेंटागन बना। इस पेंटागन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये साइड और इनकी साइड कॉमन नहीं, ये भी कॉमन नहीं, ये भी कॉमन नहीं, ये भी अलग है, बस ये एक साइड कंसाइड कर गई है। तो साइड्स कोइंसिडेंट कब होंगी, मतलब पेंटागन और पॉलीगन की साइड्स कंसाइड कब करेगी, मतलब कॉमन कब आएगी उनकी साइड्स, जब आपने पास पास वाले वर्टेक्स सेलेक्ट कर लोगे। अगर आप कोई 2 पास पास वाले वर्टेक्स सेलेक्ट कर लोगे तो वो पेंटागन और पॉलीगन की साइड्स क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। और इसने क्या बोला देखो, नन ऑफ whose साइड कंसाइड विद those of polygon, मतलब पेंटागन की कोई भी साइड पॉलीगन की साइड नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब आपको जो वर्टेक्स चूज करने हैं 5, उनमें कोई भी पास पास वाले 2 नहीं होने चाहिए। तो मतलब इसका मतलब मैं ये बोल दूं क्या कि इसका मतलब आपके पास ये हो गया कि नो टू कंजुगेटिव वर्टिसेस शुड बी चोजन, कि आप नो टू कंजुगेटिव वर्टिसेस शुड बी चोजन। कोई भी सेलेक्ट नहीं करने चाहिए, मतलब आप पास पास वाले
मतलब कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को सेलेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपने कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को सेलेक्ट कर लिया तो फिर वो पेंटागन और उस पॉलीगन की साइड्स कॉमन हो जाएंगी, जैसे ये। तो यही आ गया क्या, 15 वर्टिसेस थे, उनमें से 5 वर्टेक्स सेलेक्ट करने, सो दैट नो 2 वर्टिसेस आर कंसेक्यूटिव। तो ये और ये क्वेश्चन सेम हो गया, बस केवल लैंग्वेज का फर्क है क्या, केवल लैंग्वेज का फर्क है क्या। तो एग्जैक्ट सेम आंसर ये आएगा, 15 में से 5 वर्टेक्स चूज करने, खत्म, ये आंसर है। अब इस क्वेश्चन के तरीके करने का ये वे आप याद रख सकते हैं, ये वाला तरीका आप याद रख सकते हैं, तो इससे क्वेश्चन हो जाएंगे सब। बस बच्चों को एक दिक्कत आती है ये, तो इसको भी एग्जैक्ट याद रखना है कि पहले पर्सन अपॉन वो ओवर काउंटिंग जितने टाइम्स हो रहा है इसका डिवाइड करना होता है, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे तो हो जाएगा। अब फिर क्या होता है ना, इसका जो फॉर्मूला है तो वो भी बहुत इजी है, तो मैं उसको भी बता देता हूँ। सो अगर उसमें कोई दिक्कत आपको आई हो तो ये फॉर्मूला आप ले सकते हो, इसका यूज आप कर सकते हो। ये फॉर्मूला क्या है, अगर आप देखो तो देखो n/r तो आना ही आना है, n/r तो आना ही आना है, और ये जो आना है वो, और इस फॉर्मूले को कहीं देखा है क्या, इसको कहीं देखा है क्या? सर ये वही है, देखो नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग r आइटम्स फ्रॉम n आइटम्स ऑन सर्कल, n आइटम्स है आपके सर्कल पे, उनमें से r आइटम्स को सेलेक्ट करना है ना, और उसमें दिक्कत क्या है कि कोई भी 2 आइटम साथ वाली नहीं आनी चाहिए, नॉट टू आर कंजुगेटिव। तो ये तरीके होते हैं। अब n/r तो करना है, वो तो समझ में आ गया सर, ये तो अपने को याद ही करना है, ये तो करना ही करना है, सर्कल से उठा रहे हैं तो n/r तो हो गया होगा, टोटल ऑब्जेक्ट्स n थे और n में r उठाना है तो n/r। अब बात ये है, ये देखा हुआ सही लग रहा है सर गैप में, ये तो सर बेगर्स मेथड वाला ही फॉर्मूला लग रहा है, बस थोड़ा सा दिक्कत है, बेगर्स मेथड और यहाँ पे एक ही डिफरेंस है, क्या, इस वाले माइनस का, मतलब बेगर्स में n+r-1 cr-1 होता है, यहाँ पे इस माइनस की प्लस की जगह क्या कर दिया, माइनस। तो ये याद रख सकते हो कि बेगर में एक छोटा सा चेंज करेंगे और n/r से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर। तो ये तो है फॉर्मूला याद रखने का तरीका, कि बेगर वाले में माइनस की जगह आप प्लस की जगह माइनस कर देंगे और n/r से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा, ये काम हो जाएगा, ये काम हो जाएगा। अब इसको मैं एक बार समझा भी देता हूँ, बाकी तो समझ तो गए होंगे यार, वही है, ये 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके n तक बैठे हुए हैं, और उनमें से कुछ उठाने अपने को, ये उठाया, ये उठाया, ये उठाया, ये उठाया, और लेट सपोज ये उठाया, तो इसके बीच में फंस गए, इसके बीच में, दोनों के बीच में x1, इसके बीच में x2, इसके बीच में x3, और लास्ट वालों के बीच में xr। xr क्यों हो गए बच्चे, xr क्यों हो गए? अरे भाई पहला दूसरा, ये था पहला, पहला उठाया, दूसरा उठाया, तीसरा उठाया, और ये r1 उठाया। तो देखो पहले के आगे x1, x2, इनके बीच में x3, तो r के आगे xr, तो मतलब इनका x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस 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 xr, इनका सम कितना है, टोटल n थे, n में से आपने r उठा ली तो n-r। अब देखो इन सबको एक एक तो देना ही पड़ेगा, क्या सबको एक एक तो देना ही पड़ेगा, एक एक तो देना ही पड़ेगा, तो n-2r हो गया। अब इस n-2r को विदाउट कंडीशन बांट दो, तो क्या आएगा, r-1 प्लस n-2r, n-2r, इतने ऑब्जेक्ट बांटने थे, ये क्या हो गया, n-r-1 cr-1। अब पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे n वेज, और जब पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे तो वो ओवर काउंटिंग हो जाएगी, तो इसके लिए r। अच्छा यही फॉर्मूला रहेगा, दो मेथड से भी आप कर सकते हो, और याद रख लिया तो भी अच्छा हो जाएगा। तो बच्चे दोनों ही काम आप कर सकते हो, कोई सा भी जो आपको अच्छा लगे। अब अपन चलते हैं थोड़ा सा अलग, यूजिंग वर्टिसेस ऑफ एन साइडेड पॉलीगन ट्रायंगल्स। एक है यूजिंग वर्टिसेस ऑफ एन साइडेड पॉलीगन, एक एन साइडेड पॉलीगन है, ट्रायंगल बनाने, फाइंड नंबर ऑफ ट्रायंगल्स विदाउट एनी कंस्ट्रेंट, कोई कंस्ट्रेंट ही नहीं, तो भैया कोई कंस्ट्रेंट ही नहीं है, तो क्या है आपके पास, ये एक पॉलीगन है, ये पहला, दूसरा, ऐसे तीसरा, और ये एन। तो ये एन साइडेड पॉलीगन था अपने, इसमें से ट्रायंगल बनाना, ट्रायंगल बनाना तो कितने वर्टेक्स चूज करने पड़ेंगे मेरे को, 3। भाई ट्रायंगल बनाना है तो 3 वर्टेक्स चूज कर लो, तो कैसे, कितने तरीके,
ट्राइंगल ही बनाना है तो NC3 खत्म, कोई कंडीशन नहीं है तो NC3। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बच्चे इसमें, एग्जैक्टली वन साइड इज कॉमन, एग्जैक्टली एक ही साइड कॉमन होना चाहिए किसमें, ट्राइंगल और पॉलीगन में। तो ट्राइंगल और पॉलीगन में साइड कॉमन कब आएगा बच्चे, जैसे मैंने ये साइड, तो कॉमन साइड लेना ही पड़ेगा क्या, एक साइड कॉमन है, मतलब इन दोनों में एक ही साइड कॉमन है और एग्जैक्टली एक ही साइड कॉमन है क्या, तो मैंने वो साइड ही चूज कर लिया, अब अगर मेरे को एक साइड आ गई ट्राइंगल की, अब ट्राइंगल बनाना है तो मेरे को और क्या चाहिए, एक वर्टेक्स और चाहिए। अब वो वर्टेक्स में ये नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि यहां ले लिया, अगर मैंने यहां पे वर्टेक्स ले लिया तो ऐसा ट्राइंगल बनेगा, इसकी तो दो साइड कॉमन होगी। अगर मैंने ये वर्टेक्स चूज कर लिया तीसरा, भाई एक तो मैंने साइड ही ले ली, तो ठीक है। अब ट्राइंगल बना, भाई इसने बोला था एग्जैक्टली एक साइड कॉमन होना चाहिए, तो मैंने एक साइड ले ली, फिर तीसरा वर्टेक्स में ये नहीं ले सकता था, क्यों, क्योंकि ये लेती तो देखो एक साइड ये एक साइड ये, दो साइड कॉमन होगी, इसलिए ये नहीं ले सकता था मैं, मतलब तीसरा वर्टेक्स में इसको नहीं ले सकता और ना ही मैं इसको ले सकता। अगर मैंने ये साइड चूज की तो इसके साथ मैं तीसरा वर्टेक्स ना तो ये ले सकता ना ये, और ये तो ऑफकोर्स ही नहीं ले सकता। तो अगर मैं एक साइड ही चूज कर लेता हूं तो फिर मेरे को एक वर्टेक्स और लेना है, जो कहां से लेना पड़ेगा, इस साइड वाले दो और दो इसके पास वाले को छोड़ के। आप कोई भी ले लो, देखो तीसरा वर्टेक्स ये ले लो तो ये ट्राइंगल बन जाएगा क्या, तो ये ट्राइंगल बन गया आप, जिसमें एक ही साइड कॉमन है एग्जैक्टली। इसलिए क्या हो गया, अपन क्या कर रहे हैं, अपन ये कर रहे हैं कि एक तो साइड ले लो, एक तो अपन क्या ले लेंगे, साइड ले लेंगे, एक साइड सेलेक्ट कर लो एंड वन वर्टेक्स कर लो, एक तो साइड कर लो और एक वर्टेक्स कर लो, एक साइड। तो कितनी साइड्स थी पॉलीगन में, n, तो n में से एक साइड ले लो एंड अब एक साइड, आपने एक साइड सेलेक्ट कर ली n में से, अब क्या करना है आपको, एक वर्टेक्स सेलेक्ट करना है। तो एक वर्टेक्स ऐसे सेलेक्ट करोगे, मतलब अगर मैंने कोई भी एक साइड ली तो उसके पास वाले 4 पॉइंट से तो मैं वर्टेक्स ले नहीं सकता, तो मतलब कितने बचे फिर, कोई भी एक साइड, जैसे मान लो मैं ये साइड सेलेक्ट करता तो मैं तीसरा वर्टेक्स इसको नहीं ले सकता, इसको नहीं ले सकता, इसको नहीं ले सकता, इसको नहीं ले सकता, 3-4 को नहीं, मतलब मैं कोई सी भी एक साइड सेलेक्ट करूं उसके करेस्पॉन्डिंग में 4 वर्टेक्स को तीसरा वर्टेक्स नहीं बना सकता क्या, जैसे यहाँ पे ये साइड सेलेक्ट करता तो ये और ये, मतलब 4 ऑप्शन छोड़ के मैं तीसरा वर्टेक्स ले सकता हूँ। तो कितने वर्टेक्सेस बचे हुए हैं, इनमें से मैं तीसरा वर्टेक्स नहीं ले सकता, तो क्या था n-4, भाई 4 वर्टेक्सेस माइनस कर दो n में से, तो n-4 तो ये आ गया n। तो ये इतने तरीके होते हैं, क्लियर गए बच्चे, ठीक है। अब कोई इसको ही सोचने का दूसरा तरीका बोले, कि सर हम तो इसको ऐसे करेंगे, कैसे करोगे भाई, कि सर हम क्या करेंगे ना, 2 वर्टेक्स लेंगे, हम पास वाले 2 वर्टेक्स लेंगे और फिर एक तीसरा वर्टेक्स लेंगे। तो तुम पास वाले 2 वर्टेक्स लोगे, कि सर एक साइड कॉमन कराना है तो पास वाले 2 वर्टेक्स ले लो, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स एंड 1 रिमेन एंड 1 वर्टेक्स एंड 1 अदर वर्टेक्स। तो 2 पास वाले लेना चाहते हो, तो सर मैंने क्या करा, n वर्टेक्सेस थे उनमें से एक वर्टेक्स सेलेक्ट कर लिया, फिर सर मैंने क्या किया, फिर मैंने सर जैसे मान लो n में से मैंने एक वर्टेक्स ये सेलेक्ट कर लिया, n में से मैंने सर ये वर्टेक्स सेलेक्ट कर लिया, जैसे मान लो ये मैंने n में से एक वर्टेक्स ये सेलेक्ट कर लिया सर। अब मेरे को दूसरा वर्टेक्स सेलेक्ट करना है, वो इसके पास वाला ही चाहिए, या तो ये या तो ये, तो मतलब दूसरे वर्टेक्स के पास आपके पास ऑप्शन क्या है, या तो ये लोगे या तो ये लोगे। तो दूसरे वर्टेक्स को सेलेक्ट करने का 2C1 वेज, तो 2 वर्टेक्स तो आ गए। अब तीसरा वर्टेक्स कहां से सेलेक्ट करोगे, जैसे मान लो आपने पहला ये वर्टेक्स ये लिया, दूसरा वर्टेक्स ये लिया, तो एक साइड आ गई। अब तीसरे वर्टेक्स को सेलेक्ट करने के कितने वेज है, तीसरा वर्टेक्स ना तो ये ले सकते ना ही ये ले सकते, भाई तुमने एक ये सेलेक्ट किया और 2 नंबर पे आपने ये सेलेक्ट कर लिया, मतलब या तो ये कर सकते थे या तो ये, मान लो आपने ये सेलेक्ट कर लिया तो ये साइड आ गई। अब तीसरा वर्टेक्स में ना तो यहां से ले सकता, ना ही यहां से ले सकता, ना ही यहां से ले सकता, ना ही यहां, तो तीसरे वर्टेक्स को लेने के कितने तरीके हो जाएंगे, वही n-4C1। इस बार तो सर आंसर अलग आ रहा है, कैसे, ये तो 2n × n-4, जबकि आंसर ये है। अब हुआ क्या बच्चे, हुआ ये यहां पे कि आपने पहले वर्टेक्स को लिया, मतलब कहीं से भी, तो एक बार ऐसा हुआ होगा क्या, इसमें से पहला वर्टेक्स ये आ गया हो और फिर आपने 2C1 से या तो ये लेने वाले थे या तो दूसरा ये आ गया हो,
फिर एक बार NC1 से आप पहला वर्टेक्स लियो, तो कोई सा ही वर्टेक्स आ सकता था पहला, तो एक बार तो मैंने मान लिया ये वर्टेक्स पहला आ गया, और फिर आपने 2C1 से ये वाला वर्टेक्स चूज कर लिया। फिर एक बार ऐसा भी होगा क्या कि NC1 से आपका पहला वर्टेक्स ये आ गया होगा, और आपने फिर 2C1 से दूसरा वर्टेक्स ये सेलेक्ट कर लिया होगा। मतलब क्या हो गया बच्चे, हो क्या गया कि पहले वर्टेक्स और दूसरे वर्टेक्स में परम्यूटेशन पॉसिबल था तो वो आ गया। क्यों आ गया, मतलब ऑर्डर पॉसिबल था तो वो आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि अपन ने प्रोडक्ट रूल लगाया, मतलब मल्टीप्लिकेशन रूल लगाया है। तो अगर मल्टीप्लिकेशन रूल लगाते हो तो ध्यान से सुनना, अगर उन दो इवेंट्स में ऑर्डर पॉसिबल है तो वो आ जाता है, तो वो आ जाता है। तो इसलिए इन दोनों में ऑर्डर आ गया, मतलब कि पहला ये, दूसरा ये, दूसरा ये 2 बार काउंट हो गया, इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये तरीका n तो ये चीज है ना बच्चे कि मल्टीप्लिकेशन रूल में यदि ऑर्डर पॉसिबल है तो वो काउंट हो जाता है। हाँ, ये ध्यान रखें। तो इसलिए n-4 वेज आ जाएंगे। अब मैं इसका पहला तरीका, दूसरा तरीका, और कोई तरीका तो फिर ऐसे कर लो यार कि सर ये दूसरा था, ये जो भी, तो तीसरा तरीका देख रहे हैं कि सर ऐसा कर सकते हैं क्या कि हमें 2 तो पास पास वाले वर्टेक्स ही क्या, तो सर हम उनको ही ले लेते हैं। पहले कैसे लोगे सर, या तो मैं पास पास वाले वर्टेक्स 1 और 2 नंबर दूंगा, 1 नंबर 2 नंबर, फिर या सर मैं 2 और 3 ले सकता हूँ, या सर मैं 3 और 4 ले सकता हूँ, या सर मैं n और 1। तो पास पास वाले 2 वर्टेक्स चूज करने के कितने तरीके हैं बच्चे, n। देख लो, पास पास वाले वर्टेक्स चूज करने के कितने तरीके हैं, n तरीके। ये मैंने काउंट ही कर दिया, 1 नंबर 2 नंबर ले लो, 2 3 ले लो, 3 4 और n और पास पास। अब एक तीसरा वर्टेक्स लेना है, मैंने 2 पास पास के वर्टेक्स चूज कर लिए हैं बच्चे, ये कर लिए मान लो। तो अब मैं तीसरा वर्टेक्स ना तो ये ले सकता, ना ये, ना ये और ना ये, तो कितने 4, मतलब 4 ऑब्जेक्ट, इन 4 में से नहीं ले सकता, तो बचे हुए कितने n-4 C। तो देखो ये भी n-4। तो ये क्वेश्चन छोटा सा है, अपने दिमाग को खोल सकता है, अपने दिमाग को खोल सकता है। बाकी समझ में आ गया होगा। तो तीनों ही तरीके, यहां पे देखो, यहां पे भी मल्टीप्लिकेशन रूल हुआ है सर, यहां क्यों नहीं हुआ, यहां इसलिए नहीं हुआ बच्चे, ये तो एक साइड था और ये एक पॉइंट था, तो ये आपस में परम्यूट थोड़े करेंगे। अरे ये तो साइड है, क्या इससे कभी ये पॉइंट आएगा, नहीं, इसलिए ये साइड था, ये पॉइंट, तो यहां परम्यूटेशन नहीं था, तो यहां आंसर ही आएगा। पर यहां ये दूसरा मेथड जहां पे अपन ने किया था, यहां पे ये दोनों ही वर्टेक्स थे और उन दोनों में ये NC1 से भी आ सकता था और ये 2C1 से, ये NC1 से आ सकता है, ये 2C1 से, इसलिए यहां पे परम्यूटेशन इसको हटाने के लिए दो। बाकी ये देख लो, समझ में आ रहा होगा कि अगर n पास पास वाले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं वर्टेक्स, तो इसके n ही वेज है, मैंने काउंट करके ही बता दिया। तो ये कर सकते हो क्या बच्चे, तो सेकंड समझ आता है। थर्ड वाला चलते हैं हम। तो ये है इफ एग्जैक्टली 2 साइड्स कॉमन, एग्जैक्टली 2 साइड कॉमन होनी चाहिए, वही बात है n साइडेड ये 1 2 3 और ये n। तो ये n साइडेड पॉलीगन है, इसमें से क्या करना है, ट्राइंगल बनाने कि उसमें एग्जैक्टली 2 साइड कॉमन हो। 2 साइड कॉमन हो तो आप क्या बोलोगे सर, अगर 2 साइड कॉमन चाहिए तो सर मैं एक साइड ये लेता हूं, तो एक साइड मेरे को ये लेनी पड़ेगी, तभी तो 2 साइड कॉमन आएगी। अगर आपको ट्राइंगल बनाना है और उन दोनों की 2 साइड कॉमन होगी, तो ऐसा ही होगा क्या कि तीनों पॉइंट पास पास वाले ही लेने पड़ेंगे, तीनों पॉइंट पास पास वाले ही लेने पड़ेंगे। तो तीनों पॉइंट देखो भाई, और कोई तरीका थोड़ा, एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, तो एक साइड तो ये आ गई, अब दूसरा पॉइंट कहां लोगे, पास वाला ही लेना पड़ेगा, या तो इधर ले लो या तो इधर, तो कोई सा ही पॉइंट ले लो, मतलब तीनों वर्टेक्स लगातार वाले होने चाहिए क्या, तो 3 कंसेक्यूटिव पॉइंट, 3 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स लेने हैं आपको। तो कितने तरीके, एक तो काउंटिंग ही कर लो यार, कैसे कर सकते हो कि सर 1 2 3 लेंगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर लेंगे, या 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर लेंगे, या 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर लेंगे, लास्ट में सर हमारे पास n 1 और 2 ले सकते हैं। तो कितने वेज आ गए, देखो n वेज आ गए, तो यही आंसर है। कितने ट्राइंगल बनेंगे, n। या फिर आप ये भी सोच सकते हो कि सर हम ऐसा कर लेते हैं, देखो वैसे तो ठीक है, देखो काउंट ही कर लिया अपन ने। अब तुम ये भी सोच सकते हो कि सर मेरे को 2 साइड लेनी है, पास पास वाली 2 साइड लेनी है बस,
मेरा ट्राइंगल बन जाएगा अगर मैं पास पास वाली दो साइड ले लेता हूँ। तो पास पास वाली दो साइड मतलब टू कंजुगेटिव साइड्स ले लो। अगर आप टू कंजुगेटिव साइड्स लोगे तो भी आपका ट्राइंगल तो बन ही जाएगा। मतलब दो पास पास वाली साइड लेना है। अब दो पास पास वाली साइड लेना है तो कैसे लोगे? NC2 से ले सकते हैं ना। NC2 का मतलब तो कोई भी दो साइड, मतलब अपने को यहाँ क्या चाहिए? पास पास वाली दो साइड। तो पास पास वाली दो साइड है तो इसका एक तो ये कर सकते हो तुम कि सर मैंने पहली साइड ले ली, मैंने NC1 से एक साइड चूज कर लिया इसमें से NC1। अब दूसरी साइड मैंने एक साइड चूज की सर, जैसे ही देखो मैंने सर ये वाली साइड चूज की, एक साइड मैंने ये चूज करी। अब दूसरी साइड या तो मैं इसको ले सकता हूं या तो इसको। पहली साइड के चूज करने के n ऑप्शन थे, कोई भी साइड चूज कर सकता था। दूसरी साइड को लेने के दो तरीके बचेंगे, तो 2C। पर यहां पे फिर से पंगा हो गया बच्चों, क्या कि ये पहली साइड लेते हो, ये एक बार ऐसा हुआ होगा ना, ये NC1 से आई होगी और फिर ये 2C1 से आई होगी, ये वाला NC1 उससे ये साइड आई होगी और ये आई होगी इससे 2C1 से। फिर एक तरीका ऐसा भी आया होगा जब NC1 से अपने इस साइड को सेलेक्ट किया होगा, मतलब ये पहली साइड आई होगी ये दूसरी। तो इनमें क्या हो गया देखो, इन दोनों में आपस में अदला बदली हो गई। क्या अदला बदली होने का नाम ही क्या? परम्यूटेशन। और यहाँ अपने मल्टीप्लीकेशन रूल लगाया तो इन दोनों साइड्स में क्या हो गया? परम्यूटेशन। इसलिए उसको खत्म करने के लिए 2 फैक्टोरियल, तो ये n ही वेज है। अदरवाइज तो देखो 2n वेज आ गए थे ना। तो ये ध्यान रखना परम्यूटेशन कहाँ हो जाता है? अगर दो चीजें, दो इवेंट्स और वहां अपने मल्टीप्लीकेशन रूल लगाया है और उनमें ऑर्डर पॉसिबल था तो वो काउंट हो जाएगा, परम्यूटेशन आ जाएगा। पर अपने को तो दो साइड सेलेक्ट ही तो करनी थी, परम्यूट थोड़ी करानी थी, तो सेलेक्ट करनी थी, इसलिए 2 फैक्टोरियल। या फिर ऐसे देख लो ना यार, काउंट ही कर लो ना। सर मैंने पहली साइड 1 नंबर ली, दूसरी साइड 2 नंबर, भाई ये 1 नंबर साइड बोल दो इसको, ये 2 नंबर साइड बोल दो इसको, 3 नंबर साइड। तो 1 2 ले सकता हूँ मैं सर, 2 3 ले सकता हूँ सर मैं, 3 4 ले सकता हूँ सर मैं, लास्ट में n और 1 ले सकता हूँ। तो कितना देखो n ही वेज, ऐसे काउंट करा लो। या यार इस क्वेश्चन में भी इतने फंस रहे हो रहे। तो ये मैं अलग अलग आपको तरीके बता रहा हूँ और दिक्कत ये गलतियां बता रहा हूँ कि ये गलती नहीं करनी। अगर मल्टीप्लीकेशन रूल लगाते हैं तो एक बहुत भयानक गलती होती है, क्या कि दो इवेंट्स के बीच में ऑर्डर पॉसिबल है तो वो ले लेता है, मतलब परम्यूटेशन देता है अपने को। तो ये हमेशा, या तो देख लो ना यार तो मैं एक ट्राइंगल ही तो बनाना है जिसकी दो साइड, तो ये कोना सेलेक्ट कर लो, अपने आप ही ट्राइंगल बन जाएगा क्या? देखो तुम तो एक कॉर्नर सेलेक्ट कर लो, ये बीच वाला ट्राइंगल अपने आप ही बन जाएगा क्या? ये वाला कॉर्नर सेलेक्ट, जैसे मान लो ये कॉर्नर आपने सेलेक्ट कर लिया, तो एक साइड इधर एक साइड इधर, तो ये ट्राइंगल बन गया। तो मतलब क्या, बीच वाला कोना सेलेक्ट कर लो। मेथड 3, अरे सेलेक्ट मिड कॉइन, सेलेक्ट मिड वर्टेक्स, बीच वाला वर्टेक्स सेलेक्ट कर लो, एक सेलेक्ट कर लो बीच वाला, इसके एक इधर बन जाएगा एक इधर, मतलब ये ट्राइंगल बनेगा। तो कितने टाइप से सेलेक्ट कर सकते हो एक वर्टेक्स? NC1 वाला n। भाई तुम देखो ये वाला कोना सेलेक्ट कर लोगे तो ये ही ट्राइंगल बनेगा क्या? मतलब इस वाले वर्टेक्स को अगर बीच वाला लेते हो तो ये एक ही ट्राइंगल बनेगा क्या? खत्म। तो वो कोना सेलेक्ट कर लो तो n वेज आ जाएंगे। तो अगर एग्जैक्टली 2 साइड्स कॉमन है तो वो कोना सेलेक्ट करना होता है अपने को, बहुत सिंपली आंसर आ जाएगा, बहुत सिंपली आंसर है। ये समझ पाएगा? तो ये चीज बहुत छोटी है, बहुत छोटी चीज है, पर इसमें जो कंसेप्ट है ना वो लाजवाब है। क्लियर है क्या? अब अपन चलते हैं दूसरे पे, नो कॉमन साइड, कि कोई भी साइड उनकी कॉमन नहीं होनी चाहिए। तो देखते ही पहला तरीका क्या दिमाग में आना चाहिए कि जो ट्राइंगल है और जो अपना पॉलीगन है कोई भी साइड कॉमन नहीं होनी चाहिए। तो पहला दिमाग में थॉट क्या आना चाहिए? अच्छा सर कोई भी साइड कॉमन नहीं है, अरे सर हो गया है तो नो टू कंजुगेटिव वर्टेक्स, मतलब कोई भी दो वर्टेक्स कंजुगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो पहला मेथड, नो टू वर्टिसेस आर कंजुगेटिव, नो टू वर्टिसेस आर कंजुगेटिव, मतलब कोई भी साइड कॉमन कब नहीं आएगा? जब कोई भी दो वर्टेक्स पास पास वाले नहीं लेने चाहिए। तो दो वर्टेक्स पास पास वाले नहीं लेने चाहिए। अब एक वर्त पे कितने लोग बैठे हुए हैं? n। अरे वो फॉर्मूला लगा देंगे अब तो, n माइनस आर माइनस वन सी आर माइनस वन इंटू एन बाई आर। तो कितना आ जाएगा? n माइनस आर, 3 लेने माइनस वन सी 3 माइनस 1 इंटू एन, तो ये आ जाएगा उससे n माइनस 4 C2 इंटू एन बाई 3।
इसको ओपन करोगे तो कितना आ जाएगा, ये ओपन करोगे तो देखो n-4 n-5 और 1 इंटू 2, तो ये आएगा n-4 n-5/6। तो कितने ट्राइंगल आ जाएंगे, समझ में आएगा ये। कोई भी दो वर्टेक्स क्या नहीं होने चाहिए, कॉमन नहीं होने चाहिए, मतलब कंजिगेटिव वाले नहीं होने चाहिए। अरे भाई साइड कॉमन कब आती है, जब पास पास वाले ऑब्जेक्ट अपन सेलेक्ट कर लेते हैं। जब अपन पास पास वाले वर्टेक्स को सेलेक्ट करते हैं तो ही साइड कॉमन आता है ना। क्या बात बोल रहे हो सर, देखो भाई बच्चे, ऐसा ही तो बात हुई थी अपनी। बनना ही नहीं चाहता यार ये। तो ये पहला था, ये एन, ऐसे ऐसे इसके एन वर्टिसेस थे। तो ये अपना पॉलीगन था, ये 1 2 3 से लेके एन थे। अब अगर तुम पास पास वाले वर्टेक्स सेलेक्ट कर लोगे तभी साइड कॉमन आ जाएगा ना। जैसे मान ले कि एक साइड आपने ये सेलेक्ट करा, मतलब ये दो पॉइंट पास पास वाले सेलेक्ट कर लिए, मतलब एन में से ये दो पास पास वाले पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, तो फिर तो ये साइड कॉमन आ जाएगा। मतलब क्या है कि पास पास वाले आपको सेलेक्ट नहीं करने। तो इसका मतलब वही बात होगी, या नो टू वर्टेक्स, मतलब तीन इनमें से एन वर्टेक्स में से 3 वर्टेक्स उठाने थे, पर कोई भी दो पास वाले नहीं होने चाहिए। ये तो बात है, फॉर्मूले से आंसर ये आ जाएगा। और बहुत सिंपल आंसर आ रहा है, अगर वो फॉर्मूला अपने को याद है तो, ये फॉर्मूला याद है तो बहुत सिंपल आंसर आ रहा है, तो याद है। अब इसमें जो एडवांस के बच्चों को सीखने वाली बात है वो ये है कि आप इस क्वेश्चन को बेसिक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से कैसे करोगे, बेसिक वाले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से। तो बेसिक वाले परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन और विदाउट यूजिंग एनीथिंग एल्स, सीधा यही क्वेश्चन है कि कोई भी साइड कॉमन नहीं होनी चाहिए। तो क्या करोगे कि सर 3 पॉइंट ही तो सिलेक्ट करने, ट्राइंगल बन ही जाएगा। तो 3 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, तो ये मेथड है और ये अंडरस्टैंडिंग का मेथड है डेवलपमेंट, कि एडवांस के लिए अपना दिमाग को कैसे ट्रेन करें। तो देखिए कि सर 3 पॉइंट ही तो सिलेक्ट करने, ट्राइंगल बनाना 3 वर्टेक्स। तो सर पहले वर्टेक्स को सिलेक्ट करना क्या भाई, NC1। बिल्कुल सही बोल रहे हो, कोई सा ही पहले वर्टेक्स को ले सकते हो। लेट सपोज आपने पहला ले लिया इस वर्टेक्स को, आपने इस वर्टेक्स को पहला वर्टेक्स चूज कर लिया, मतलब NC1। सर N वर्टेक्स है, किसी को भी मैं पहला वर्टेक्स ले सकता हूं, तो मैंने बोल दिया ये आपने पहले वर्टेक्स को ले लिया। अब आप जाओगे दूसरे वर्टेक्स को लेने, तो दूसरा वर्टेक्स आप ये भी नहीं ले सकते, ये भी नहीं ले सकते और ये भी नहीं ले सकते। चलो अब दूसरे वर्टेक्स की बातें कर लेते हैं अलग कलर में। अब आप आगे दूसरे वर्टेक्स को लेने, तो सर मैं ना तो देखो पहला वर्टेक्स आपने NC1 कोई सा भी ले सकते थे, आपने ये सेलेक्ट किया। अब आप दूसरा वर्टेक्स ना तो इसको ले सकते, ना ही इसको ले सकते और ना ही इसको। क्यों? क्योंकि पास पास वाले नहीं होने चाहिए। तो दूसरा वर्टेक्स ना तो मैं इसको ले सकता, ना मैं इसको ले सकता, ना मैं इसको ले सकता। तो दूसरे वर्टेक्स के लेने के कितने तरीके, कितने तरीके बचे, N-3। कितने तरीके बचे, N-3। भाई देखो ये 3 में से मैं नहीं ले सकता, तो N-3। अब तीसरे वर्टेक्स की बात करते हैं, तीसरे वर्टेक्स की बात करते हैं। अगर दूसरा वर्टेक्स N- से नहीं लिया तो आप दूसरा वर्टेक्स कहीं तो लोगे ना। लेट सपोज आपने दूसरा वर्टेक्स अपना ले लिया, यहाँ पे आपने अपना दूसरा वर्टेक्स ले लिया, यहाँ पे आपने अपना दूसरा वर्टेक्स ले लिया। तो अगर आपने यहाँ दूसरा वर्टेक्स ले लिया तो अब तीसरे वर्टेक्स को मैं क्या क्या नहीं ले सकता, तीसरे वर्टेक्स की बातें इस कलर से करेंगे अपन। तीसरा वर्टेक्स में क्या नहीं ले सकता, ये नहीं ले सकता। अगर ये आपने चूज कर लिया तो ना ये ले सकता, ना ही ये ले सकता। ये ले लिया तो तीनों ही लगातार हो जाएंगे, ना ही ले सकता, ना ही ले सकता। तो तीसरे वर्टेक्स के लिए आपके पास कौन से कितने ऑप्शन गायब हो गए, 5 ऑप्शन। ना तो ये, ना तो ये, ना तो ये, ना तो ये, ना तो ये। तो अगर आपने दूसरा वर्टेक्स लेट सपोज इसको सेलेक्ट किया, तो आपके पास तीसरे वर्टेक्स के लिए कितने ऑप्शन गए, 5 ऑप्शन। पर क्या ये सही है? अगर आप थोड़ा सा मैं अलग सिनेरियो दिखाता हूं आपको। अगर आपने लेट सपोज दूसरा वर्टेक्स यहाँ पे वर्टेक्स को चुना होता, ये आपने दूसरा वर्टेक्स लिया होता, तो फिर आपके पास तीसरे वर्टेक्स को क्या क्या नहीं ले सकते थे आप। तीसरे वर्टेक्स को नहीं लेने के क्या क्या ऑप्शन हो जाते बच्चे, देखो तीसरे वर्टेक्स ये नहीं ले सकते, तीसरा वर्टेक्स ये भी नहीं ले सकते, और ये ना तो ये ले सकते, ना ये, ना ये, ना ये, इसके साथ वाले 3 और पहला वर्टेक्स। 2 सिनेरियो दिखा रहा हूं दूसरे वर्टेक्स के।
अगर दूसरा वर्टेक्स आपने ये सेलेक्ट किया तो तीसरा वर्टेक्स के ये 5 वेज नहीं हो सकते, मतलब इन 5 में से आप तीसरा वर्टेक्स। अगर आपने दूसरे वर्टेक्स को यहाँ कहीं सेलेक्ट किया, यहाँ कहीं सेलेक्ट किया, अच्छा ये कलर नहीं दिख रहा क्या, चलो इसी से समझा देता हूँ। अगर दूसरा वर्टेक्स आपने यहाँ किया तो तीसरा वर्टेक्स में यहाँ नहीं ले सकता, यहाँ 3, और पहला पहले ही ले चुके हैं तो इसलिए तीसरा वर्टेक्स में यहाँ पे भी नहीं ले सकता। तो इस बार तीसरे वर्टेक्स को ना लेने के 6 तरीके होंगे। बच्चे देखो मैंने दूसरे वर्टेक्स के 2 सिनेरियोज बनाए हैं। अगर दूसरा वर्टेक्स आपने यहां लिया होता तो फिर तीसरे वर्टेक्स के 5 तरीके से अपन उसको नहीं कर सकते थे, मतलब ये 5 में से तीसरा वर्टेक्स नहीं ले सकते थे। अगर मैंने दूसरे वर्टेक्स को यहां चूज किया तो 3 वेज तो ये गए और 3 ये, मतलब ये 6 तरीके, मतलब इन 6 वर्टेक्स में से मैं तीसरा वर्टेक्स चूज नहीं कर सकता। मतलब क्या हुआ कि तीसरे वर्टेक्स को चूज करने के कितने तरीके होंगे ये दूसरे वर्टेक्स के सिलेक्शन पे डिपेंड कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, बहुत खतरनाक बात है ये, और ये गलती हो जाती है, समझ में भी नहीं आता है। तो ध्यान से सुनना, क्या बोला कि मैं दूसरा वर्टेक्स अगर इसको लेता हूं, इस पहले वर्टेक्स को एक छोड़ के ले लेता हूं, तो फिर तीसरे वर्टेक्स को चूज करने के ये 5 तरीके नहीं होंगे, मतलब ये 5 में से कोई को मैं तीसरा नहीं ले। अगर मैं दूसरे वर्टेक्स को एक से ज्यादा छोड़ के लेता हूं, मतलब पहले वर्टेक्स में 2 या 3 का गैप रख के लेता हूं, तो फिर 6 तरीके हो जाएंगे वो। क्यों? क्योंकि देखो 3 तो इस एक के साथ वाले नहीं ले सकता, 3 उसके साथ वाले, 3 तो जब जहां से मैं 2 लूंगा तो ये 3 इसको नहीं ले सकता, इसको नहीं ले सकता, इसको नहीं, और एक के पास वाले 3 को नहीं ले सकता मैं, तो इसलिए तीसरे वर्टेक्स को ये 6 वर्टेक्स में से नहीं ले सकता। और अगर मैंने ये देखो, फिर वो क्या हुआ ना, जब मैंने एक छोड़ के ही दूसरा वर्टेक्स लिया तो उस टाइम क्या हो गया, ये एक तरीका दोनों में कॉमन आ गया, इसलिए वो 5 वेज आ गए। तो कुल मिला के अब कहानी ऐसी आ गई कि अगर आप दूसरे वर्टेक्स को यहां से लेते हो या यहां से लेते हो, देखो पहला वर्टेक्स यहां ले लिया अपन ने, तो यहां से अगर इन 2 तरीकों में से कोई सा एक पहला वर्टेक्स लेते हो, दूसरा वर्टेक्स, पहला तो फिक्स हो गया था अपना, दूसरा वर्टेक्स यहां से या यहां से लेते हो, तो ये तरीके यहां पे क्या हुआ, केस बनाना पड़ गया। क्यों केस बनाना पड़ गया? क्यों केस बनाना पड़ गया बच्चे? केस इसलिए बनाना पड़ गया कि दूसरे वर्टेक्स को अपन ने कहां से सेलेक्ट किया है, इसका फर्क पड़ रहा है तीसरे वर्टेक्स के सिलेक्शन पे, तो इसलिए इस पे केस बनाना पड़ेगा। तो केस बनाना अपने को पड़ा, तो इसलिए पहला तो NC1 ही था, इस पे केस बन गए कि या तो आपने दूसरे वर्टेक्स को इसके पास एक छोड़ के लिया होगा, तो मतलब 2C1, अगर 2C1 तरीके से लिया आपने कि यहां से या यहां से दूसरा वर्टेक्स लिया है, तो फिर तीसरे वर्टेक्स को सेलेक्ट करने के कितने वेज आ जाएंगे, तीसरे वर्टेक्स को सेलेक्ट करने के कितने वेज आ जाएंगे, n-5C1। अगर यहां से या यहां से लिया तो 5 पोजीशंस ब्लॉक करेगा, वहां से तीसरा नहीं ले सकता। और अगर आपने दूसरा वर्टेक्स इनके अलावा सेलेक्ट किया है, एक तो ये गया, एक ये गया और 3 ये, यहां से तो ले ही नहीं सकते थे दूसरे को, एक ये और एक ये, तो अगर इन 5 पोजीशन के अलावा अगर आपने n-5C1, यहां से तो मैं दूसरे को ले ही नहीं सकता, और इसके अलावा इनसे भी मैंने दूसरा नहीं लिया, इनके अलावा कितनी जगह बची, n-5। अगर वहां से मैंने दूसरा वर्टेक्स लिया है तो फिर तीसरे वर्टेक्स को सेलेक्ट करने के कितने वेज हो जाएंगे, 6 वर्टेक्स को टालना पड़ेगा फिर मेरे को, 1 2 3 और 1 2 3, मतलब तीसरा वर्टेक्स मतलब 3 ये जगह से नहीं ले सकता, 3 ये, तो मतलब इस बार तीसरा वर्टेक्स लेने के तरीके n-6C1 ये हो जाए। तो ये वेज देखो कितना आ रहा है, n ये आ रहा है, ये आ रहा है 2 × n-5, ये आ रहा है प्लस n-5 × n-6। अगर आप गौर से देखोगे तो n-5 कॉमन आ रहा है, तो ये आ गया n-5, और यहाँ 2 बचेगा, यहाँ n-6, तो ये कितना आ रहा है बच्चे, n-4। तो इतने तरीके आ गए, पर ये और ये आंसर तो मैच नहीं कर रहा। तो यहां पे आपने क्या किया बच्चे, वर्टेक्स को सेलेक्ट किया कि पहला दूसरा तीसरा, तो इन पे नंबरिंग हो गया क्या कि पहला वर्टेक्स, दूसरा वर्टेक्स, तीसरा वर्टेक्स, मतलब यहाँ पे आपने मल्टीप्लीकेशन रूल लगाया, तो इन तीनों में क्या आ गया बच्चे, परम्यूटेशन आ गया। ये क्या आ गया, ये 3 वर्टेक्स का सेलेक्ट नहीं हुआ, ये तो परम्यूटेशन आ गया। क्यों परम्यूटेशन आ गया? क्योंकि आपने प्रोडक्ट रूल का ही तो यूज किया है, प्रोडक्ट रूल का ही तो यूज किया है ना आपने, देखो प्रोडक्ट रूल का ही तो यूज किया है, पहला वर्टेक्स फिर दूसरा एंड तीसरा, तो मतलब पहला दूसरा तीसरा बोला
तो नंबरिंग हो गई, या ऐसा बोल दूं मैं पहला दूसरा तीसरा मतलब परम्यूटेशन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आपने प्रोडक्ट रूल का यूज किया है। पर अपने को क्या करना था? क्या 3 वर्टेक्स का परम्यूटेशन करना था ना, 3 वर्टेक्स सेलेक्ट करने थे। तो इसलिए उस परम्यूटेशन को खत्म करने के लिए किसका हाथ देना पड़ेगा? 3 फैक्टोरियल। क्यों 3 फैक्टोरियल? क्योंकि 3 के बीच में परम्यूटेशन हो गया, इसलिए ये क्यों? टू रिमूव परम्यूटेशन। परम्यूटेशन को हटाने के लिए इसका भाग देना पड़ेगा। जैसे मान लो आपने ये पहला वर्टेक्स चूज किया, ये दूसरा किया, तो एक कहीं से तीसरा भी आया होगा। फिर क्या होगा? जब आप पहला इसको यूज करेंगे तो एक बार दूसरा ये भी आएगा और फिर ये तीसरा आएगा। तो मतलब इस टाइप से इन तीनों वर्टेक्स में क्या हो गया? परम्यूटेशन हो गया। इसलिए 3 फैक्टोरियल का भाग देना पड़ेगा। ये बात क्लियर है क्या? और अब देखो ये और ये आंसर इक्वल आ गया, ये और ये। इस क्वेश्चन को अगर करना है तो कैसे करना है बच्चे? ऐसे करना है क्या? ये समझ में आ गया। पर ये चीज वो है जो अपना एग्जाम में क्वेश्चन गलत करा सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर इस कंसेप्ट का यूज करके क्वेश्चन बना ही सकता है और ये कंसेप्ट बहुत कॉमन है। और आज के लेक्चर में अपन इस क्वेश्चन में इस पे ये देखने की कोशिश की कि वो साला प्रोडक्ट रूल में जो परम्यूटेशन का पंगा आता है उसको कैसे हैंडल करना है, किस में परम्यूटेशन आ जाता है, कैसे आ जाता है, वो ध्यान से देंगे। बाकी इस क्वेश्चन का एक और खास बात है, जो अपन ने ये क्वेश्चन किया है, इसका एक खास बात देखो, यहां पे पहले दूसरे तीसरे ये 3 केस थे। अगर आप देखो तो पहले टोटल नंबर ऑफ वेज बराबर एग्जैक्टली वन साइड कॉमन वाले, टोटल नंबर वेज बराबर एग्जैक्टली वन साइड, या तो इनका एग्जैक्टली एक साइड कॉमन होगा, या तो एग्जैक्टली 2 साइड कॉमन होंगे, या तो फिर एग्जैक्टली चारों कोई भी साइड कॉमन नहीं होगा। देखो टोटल नंबर ऑफ वेज, देख टोटल जो ट्राइंगल बनेंगे उनमें क्या हो रहा होगा? या तो उन दोनों में एक साइड कॉमन रहा होगा, किसका? पॉलीगन और ट्राइंगल का, या तो 2 साइड कॉमन रहे होंगे, या तो कोई साइड कॉमन। मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज बराबर फर्स्ट मतलब ये पार्ट प्लस अगला वाला पार्ट प्लस अगला वाला पार्ट होगा। क्या अब देखो इनमें से अगर किसी का भी आपको एक को आंसर नहीं आता, जैसे देखो ये तो बहुत सिंपल है, मान लो आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे? इसका आंसर निकालोगे, इसका आंसर निकालोगे, इसका आंसर और इसका आंसर फिर आ जाएगा। अगर इसमें इसका आंसर रख दोगे, इसका रख दोगे, इसका रख दोगे, तो इसका वैल्यू आ जाएगा। तो इसका भी आप यूज कर सकते हैं किसी भी पार्ट का आंसर निकालने के लिए। अगर आपके पास 3 के आंसर है तो चौथे का आंसर अपने आप आ जाएगा। तो ये भी ध्यान में रखें, ये भी ध्यान में रखें, ये चीजें भी अपने को पता होनी चाहिए कि क्या हो रहा है। ये है एक और फिर से, इस बार क्या किया बच्चे, इसने 7 डाइस को रोल कर दिया। डाइस जानते हैं क्या? जानते ना, जिसपे 1 से 6 तक लिखे होते हैं। अरे वो ऐसा ऐसा बना होता है, अरे फेंकने वाला जिसपे 1 से 6 तक लिखे होते हैं, ऐसा बना होता है ना एक, उस पे एक फेस पे 1 नंबर लिखा होता है, इस पे 2 नंबर, इस नीचे वाली पे 3, इस पे 4, इस पीछे वाली पे 5 और इस पे 6 नंबर लिखा होता है। तो ऐसा होता है, कोई 1 से 6 तक उस पे नंबर लिखे होते हैं, उसको डाइस बोलते हैं। इसने बोला डाइस को रोल किया, 7 डाइस को उछाल दिया एक साथ। फिर क्या बोल रहा है? ऐसे कुछ गेम भी होते हैं, तो उछाला, फिर फाइंड नंबर ऑफ एज गेटिंग सम ऑन देम एज फॉलोइंग। उन 7 के 7 डाइस का सम कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। तो क्या करेंगे अपन? पहली डाइस को उछाला, दूसरी को उछाला, तीसरी को उछाला, चौथी, 5वीं, 6 और 7, ये 7 डाइस है। तो इस पे मैंने बोला, इस पे जो देखो ये डाइस उछाला ऐसे, डाइस मतलब एक ऐसा आपके रबड़ होता है ना, वैसा ही होता है, बस उस पर नंबर लिखा होता है, इरेजर होता है वैसा ही होता है, उसके फेसेस पे नंबर लिखा होता है। तो मैंने माना इस पे एक नंबर अपीयर हुआ जो कौन है? x1। अब x1 कहाँ से अपीयर होगा? 1 से 6 तक कोई भी नंबर अपीयर हो सकता है जब आप उसको उछालेंगे, मतलब उसको रोल करेंगे। तो ऐसे उछालोगे तो वो कैसे ही गिर सकता है। तो मैंने माना इस पे जो नंबर अपीयर हुआ वो x1 है, इस दूसरी पे x2, तीसरी पे x3, चौथी पे x4, 5वीं पे x5, छठी पे x6 और 7वीं पे x7। इन सब का जो नंबर्स अपीयर हुए हैं इनका सम कितना आना चाहिए? 10। अब मुझे ये पता है कि xi, जो ये xi है, x1, x2, x7, इनके वैल्यूज कहां से कहां होंगे? 1, 2, 3। क्यों होंगे 1 से 6 तक? क्योंकि सर इन पे तो 1 से 6 तक ही नंबरिंग होता है, तो 1 से 6 मतलब सबका वैल्यू कम से कम 1 होगा और ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? 6। तो इनका सम 10 आना चाहिए, सबका वैल्यू 1 1 तो होगा, तो 1 1 तो दे दो, तो ये कितना बचा? 3 बचा।
अब 3 को विदाउट कंडीशन बांट दो भाई, सबका वैल्यू एक एक तो होना चाहिए। अब 3 को आप विदाउट कंडीशन बांट दो, मतलब किसी को भी दे दो, कैसे भी दे दो। कैसे 3 इसको देते, सर मैं 3 के 3 ही इसको दे दिया तो इसके पास 4 हो जाएंगे। 4 हो सकते हैं क्या, x7 का वैल्यू 4 हो सकता है क्या, हो सकता है। सर मैंने चारों के चारों इसको उठा के दे दिए तो इसका वैल्यू 4 आ सकता है इसमें। तो इसलिए ये 3 बच गए, इसको विदाउट कंडीशन बांट दो। तो विदाउट कंडीशन बांटने के कितने, सी 7 लोगों में बांटना है तो 6 और कितने को बांटना है, 3 को, तो 3 तो 9 से 6। दूसरा क्या बोल रहा है बच्चे, दूसरे क्या बोल रहा है कि इनको उछाला नंबर आना चाहिए 14। तो यहाँ पे 10 की जगह इसने कितना बोल दिया, 14, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक एक तो देना ही पड़ेगा, तो क्या बच गया 7। तो यहाँ पे इस बार कितने का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, 7 का। अगर आप 7 का अपन विदाउट कंडीशन डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक तरीका ऐसा देखो, जब ये 7 के साथ ही इस 7 को जाके मिल जाए, मतलब ये 7 इसको आगे मिल गया, इसको मिल गया, तो इस पे कितना आ गया बच्चे, एक तो पहले दे रखा था और 7 और मिल गया, तो इसके तो 8 आ गए। तो x7 का मान 8 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्या बोला मैंने, आप अगर 7 को विदाउट कंडीशन बांटते हैं तो कुछ केसेस ऐसे आएंगे जब ये 7 इसको ही मिल गए पूरे के पूरे, मतलब बाकी को 0 0 मिला। देखो पहले एक एक तो अपन ने सबको दे दिया था, अब मेरे पास 7 थे, मैं 7 को विदाउट कंडीशन बांटने की सोच ही रहा था, सोचा तो मैंने सोचा कि देखो ये 7 के साथ इसको मिल गए तो इसके पास क्या हो गया, इसका मान तो 8 आ गया, इसका मान तो 8 हो ही नहीं सकता। अच्छा ठीक है सर, एक ऐसा भी केस ले लो, एक ऐसा भी केस हो सकता है कि सर मैंने ये 7 बांटना चाहे, मैंने इसको 6 दे दिया, इसको 1, तो अब भी प्रॉब्लम होगी, इसके देखो पास कितने आ गए, 6 और 1 7 आ गए क्या, तो सर वो भी दिक्कत है कि 7 में से 6 किसी एक को नहीं दे सकते अपन। फिर कि मैंने कहा कि ठीक है, अगर मैं किसी को 5 दे सकता हूँ क्या, तो 5 तो दे सकते हो, क्योंकि 1 उसके पास है, 5 आपने दे दिया तो उसके बाद 6 ही होंगे, तो 6 तो हो सकता है। इसलिए देखो कुछ वेज है जो अपने को दिक्कत कर रहे हैं, बाकी तो विदाउट कंडीशन बांट सकते हो। तो इसमें अपन क्या मेथड लगाने वाले हैं, टोटल माइनस अनफेवरेबल, टोटल वेज माइनस अनफेवरेबल। तो टोटल कितने होंगे बच्चे, टोटल कितने होंगे, 6 लोगों में कितनी चीजें बांटनी है, 7 नहीं सॉरी 7 ही लोग हैं, 1 से 7 तक, 1 से 7 तक 7 लोग हैं, तो 6 से 7 में बांटना है तो 6, ये 6 प्लस कितनी चीजें बांटनी है, 7। तो टोटल वेज तो ये आ गए, माइनस अनफेवरेबल कौन कौन से वेज है, वो वेज जो 7 1 को दे दिया, मतलब 7 1 को ही दिया, मतलब 7 को 1 में दे दिया, 1 को दिया, वो तरीके हैं जब 7 को आपने 1 को ही दे दिया, ये 7 उठा के किसी एक को दे दिया, माइनस वो तरीके जब 7 आपने क्या दे दिया, 6 और 1 को 6 दिया और 1 को 1, मतलब ये 6 और 1 टाइप का दे दिया, मतलब 2 को दे दिया। देखो ध्यान से देखो, अगर 7 को आप विदाउट कंडीशन बांटते तो ये टोटल वेज आते। अब इनमें से कौन से तरीके नहीं काम के, अगर आप इस 7 को उठा के किसी एक को दे दोगे तो वो तरीके नहीं काम के आपने, क्यों, क्योंकि 7 उसको दे दिया तो उसके बाद तो 8 हो जाएंगे और 8 इसका हो ही नहीं सकता। ऐसे ही जब इस 7 में से 1 को आपने 6 दिया और 1 को 1 दिया, वो तरीके भी नहीं काम के, बाकी सब तरीके काम किए आपने। तो टोटल माइनस ही, तो इसको अब करने का क्या तरीका, इसको करने का कितना, देखो टोटल तो ये आ गया 13 C 6, तो टोटल वेज तो आ गए 13 C 6, 13 C 6 माइनस 7 उठा के 1 को देना है, किसी एक को देखो ना, कौन से एक को देखो, तो इन 7 में से एक सेलेक्ट कर लो, किसी एक डाइव 7 C1 इंटू दे दिया, माइनस ये क्या है कि 1 को 6 दिया, 1 को 1 दिया, वो भी नहीं चलेगा, तो इनमें से पहले 2 सेलेक्ट कर लो, ठीक है, 7 में से 2 सेलेक्ट करा, अब इनमें से 1 को 2 देंगे, 1 को 6 देंगे, तो ये दूसरी बात क्या हुआ बच्चे, टोटल वेज माइनस वो वेज जब ये 7 अपन ने किसी एक को दे दिया, तो वो 7 तरीके आएंगे, माइनस वो वेज जब आपने 6 1 को दिया और 1 1 को दिया, वो तरीके भी काम के नहीं है। तो 7C2 इंटू 2 फैक्टोरियल, क्यों, क्योंकि 7 में से 2 डाई सेलेक्ट की, अब 1 को तो अपन 2 दे, 1 को 6 दे रहे हैं, 1 को 1, तो इसलिए 2 फैक्टोरियल, तो ये तरीका। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं ये लिख देता कि सम 14 की जगह 24, 14 की जगह सम आना चाहिए 24, तो क्या करते, अगर विदाउट कंडीशन बांट देते तो इतने तरीके आ जाते, इतने केस बना जाते कि पागल हो जाएंगे,
अरे वो केस काउंट कर करके पागल हो जाओगे। तो 24 अगर सम आना होता तो इन पे ये देखो यहाँ पे 24 लिखो, इसमें 7 बांट तो कितने बच गए 17। 17 तो बहुत से केस माइनस करने पड़ जाएंगे, तो वो तो होगा ही नहीं आपसे। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं कुछ गिने चुने क्वेश्चंस जिनका इलाज है मल्टीनोमियल थ्योरम। याद रखिए, तो ये क्वेश्चन अपने बेगर से नहीं होगा, ये लिमिटेशन है बेगर की। तो इसके लिए अपन करेंगे मल्टीनोमियल थ्योरम। ये बात क्लियर है? तो ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए कि हाँ। और देखो ये समझ में आने लग गया क्या कि अच्छा सर ये मैथमेटिकल मॉडल बना लेंगे, काम हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, ये देखो ध्यान से, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड नंबर ऑफ पॉजिटिव अनइक्वल इंटीग्रल। पॉजिटिव अनइक्वल, ये कैसे करें? पॉजिटिव सॉल्यूशन होता तो मैं कर लेता, पॉजिटिव तो मैंने सीख रखा है, वो तो मैं कर लेता, पर अनइक्वल कैसे करें? अनइक्वल सॉल्यूशन कैसे करें ऑफ द इक्वेशन? तो पॉजिटिव होता तो कर लेते। तो देखो अपन पहले निकाल लेते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव सॉल्यूशन। पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से करो, नंबर ऑफ पॉजिटिव पहले खुद से करो बच्चे, तब समझ में आएगा कि हाँ प्रॉब्लम क्या है, समझ में आ गया होगा। अगर मेरे को पॉजिटिव सॉल्यूशन निकालने होते तो मैं कर लेता, क्या करता मैं एक एक सबको दे देता, और यहाँ बचते कितने 17, तो मैं कर लेता सर 3 में बांटना है तो 2 2 और ये कितना 17 को 3 में बांटना है तो ये 19C2 और 19C2 का वैल्यू आ जाएगा 19 इंटू 18 170 बाई 2 भी आएगा ना, 1918 बाई 171 वेज आ जाए। तो अगर मेरे को टोटल वेज निकालने होते तो मैं निकाल लेता, पर इसने बोल दिया अनइक्वल। तो अनइक्वल बोल दिया तो ये क्या है, मतलब इसके सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या आएगा ये, मतलब अगर आप 20 को इसमें बांटोगे तो क्या आएगा? इस सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि एक बार ऐसा होगा कि इसका वैल्यू 1 आया, लेट सपोज इसका 3 आ गया और इसका कितना है 16। कुछ सॉल्यूशन ऐसे, ये भी एक सॉल्यूशन है क्या इसका? ये भी इसका एक सॉल्यूशन है, और ये भी इसका एक सॉल्यूशन ही है क्या? और अगर मैं बोलूं ये भी एक सॉल्यूशन है क्या, और ये भी इसका एक सॉल्यूशन है क्या, या इसे बोल दो 2 5 7 हो गया, 7 और 13 ये भी सॉल्यूशन। मतलब तो इस टाइप के सॉल्यूशंस आपको मिलते हैं। अगर आप टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव सॉल्यूशंस निकालते इसके, तो इस टाइप के सॉल्यूशंस मिलते हैं आपको कि 1 1 18 18 1, मतलब इसका 18 इसका 1 इसका 1 इसका 18 इसका 18 इसका 1 इसका 1 या इसका 1 इसका 18 ऐसे ऐसे करके ये टोटल सॉल्यूशन जो 171 मिले हैं उसमें ऐसी चीजें आई। तो इसमें हो क्या रहा होगा बच्चे कि कुछ टाइम्स ऐसे होगा कि देखो अनइक्वल भी आ रहे हैं, 2 इक्वल आ रहे हैं, तीनों इक्वल हो सकते हैं, या तीनों तो इक्वल हो ही नहीं सकते, कैसे? तो टोटल में क्या हो गया होगा कि या तो ऑल आर इक्वल, सब के सब इक्वल आ गए होंगे। तो ऑल आर इक्वल का मतलब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल है, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 20। तो x का वैल्यू तो कितना आ गया 20/3। ये तो इंटीजर है ही नहीं, तो मतलब सबके सब तो इक्वल नहीं आ सकते। फिर कुछ वेज ऐसे रहे होंगे जिनमें एनी 2 आर इक्वल, कोई 2 इक्वल रहे होंगे, उनमें से कोई 2 मतलब एक्स वाई जेड में से कोई 2 इक्वल रहे होंगे। तो कोई 2 इक्वल रहेंगे तो उनका वैल्यू ऐसा आ सकता है क्या 1 1 और 18, या फिर 2 2 और 16, या 3 3 और 3 3 6 हो गया तो 14, और ऐसे ही 9 9 और 2 और 10 10 और ये तो 0 आ जाएगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इतने ही वेज है क्या अगर कोई 2 इक्वल रहे, एनी 2 आर इक्वल। अब बात यह है कि बच्चे कौन से 2 इक्वल रहे होंगे? अपन ने तो लिख दिया 1 1, अपन 1 1 18 है तो ये एक केस है, टोटल केस तो 9 दिख रहे हैं आपको 1 से 9 तक, तो 9 केस है। पर इक्वल कौन से आए होंगे? या तो देखो x और y इक्वल आ सकते हैं, या तो x y z या तो x z, मतलब तो इस एक के करेस्पॉन्डिंग 3 वेज होंगे क्या? मतलब इक्वल तो आए हैं 2, पर कौन से 2 इक्वल आए? मतलब एक्स वाई जेड 3 है तो उनमें से कौन से 2 इक्वल आए? तो 3C2 करना पड़ेगा। तो ये कितने वेज हो गया बच्चे 27। और या इनमें क्या होया हुआ ऑल आर इक्वल, भाई या तो तीनों समान रहे होंगे, तीनों इक्वल, या तो कोई 2 इक्वल, या तो फिर ऑल आर डिफरेंट, ऑल आर अनइक्वल बोल दो या डिफरेंट बोल दो। तो टोटल
टोटल केसेस में यही आया क्या, या तो सब इक्वल, या तो कोई दो इक्वल, या तो ऑल आर डिफरेंट। तो मतलब टोटल बराबर में ये लिख सकता हूँ क्या अभी, टोटल इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, ये लिख सकते हैं क्या टोटल बराबर। भाई टोटल वेज में क्या होगा, ये या ये या ये, तो बताओ टोटल तो कितने हैं 171 इक्वल टू फर्स्ट क्या है 0, ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और ये कितने हैं 77, और ये कितना, ये तो निकालना ही था। तो बताओ इस थर्ड का वैल्यू कितना आ गया, थर्ड मतलब इसका, ऑल आर अनइक्वल, तो इसको इधर ले जाओ, 27 माइनस कर दो तो 144। तो कितने वेज हैं बच्चे इसके 144। इसमें आपको बेगर मेथड के बाद ये सोचना पड़ेगा कि हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे लिख दिया जाता तो और भी खतरनाक हो जाता है। फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच नंबर 20 कैन बी डिवाइडेड इन 3 अनइक्वल पार्ट्स। क्या बोला, मैं बोल देता कि 20 को 3 अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के वेज, इसमें डिवाइड करना है इसके वेज। 20 को 20 जो था इसको यहां तो x प्लस वाई प्लस जेड बोला था अपन ने, x प्लस वाई प्लस जेड, इसके सॉल्यूशन निकालने थे अनइक्वल। अब ये क्वेश्चन आ जाए कि 20 को 3 अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने की कितने वेज होंगे, तो ये खतरनाक एडवांस का टफ, एकदम टफ वाला क्वेश्चन है। तो यहां से मैंने कोशिश की आप समझ पाए कि अच्छा बेगर्स मेथड किस किस टाइप की प्रॉब्लम से लग सकता है, और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स पर फीलिंग आ जाना चाहिए मोस्टली। इसके 2 वीडियो अपने, और ये वीडियो देखो बच्चों, तभी अपने समझ में आया होगा जब अपन बहुत अच्छे से पहले की काम सब करके आए होंगे, फिर भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स ये टॉप बैच में बताया जाता है, वहां पे भी दिक्कत आती है, कुछ ही बच्चे इनको समझ पाते हैं। तो अच्छे से देखिए, फिर से देखिए क्या प्रॉब्लम, क्वेश्चन अब टफ है तो भाई क्या करें, उनको समझा सकते हैं टाइम देके, बाकी और फिर भी दिक्कत आए तो देखो लाइव क्लास में आओ, पूछ सकते हो। पर अच्छे से एडवांस लेवल, बिल्कुल एडवांस लेवल के क्वेश्चंस थे ये, क्लियर है क्या। इसके साथ ही आपको डीपीपी मिला है, अगर इसमें डाउट आए कुछ भी आए तो आप देखो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना, या ये कोड यूज कर तो आपको मिल जाएगा, या फिर भी दिक्कत आए तो इस व्हाट्सएप नंबर पे कर देना। और अगर एडवांस टाइप का ये वीडियो अच्छा लगे, ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हो तो बिल्कुल शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्लियर है क्या। तो थैंक यू वेरी मच, इफेक्टिव तैयारी करो।